आज हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब जैसे ही इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, तैसे आपको समझ जाना है, ठीक है, कि b का मान क्या होना है। फिलहाल हम कैसे करेंगे ये देखिए। माना, अब हम मान लेते हैं, ठीक है, हमको पता नहीं कि वो पूर्णांक क्या सा है, तो हमको मानना पड़ेगा। माना वह धन पूर्णांक a है, ठीक है, अब a है, ठीक है। अब b का मान क्या होगा? b का मान निश्चित रूप से यहाँ 3 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको इस तरह के टाइप के क्वेश्चन मिले तैसे आपको हिंट मिल जाता है कि b का मान क्या होना है। जैसे यहाँ पर b का मान निश्चित रूप से 3 होना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में b का मान क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। यहाँ चौथे क्वेश्चन के b का मान 3 होगा और पांचवें क्वेश्चन के लिए b का मान 9 होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आपको मिले तैसे आपको समझ जाना है क्या करना है, क्या है आपका b का मान। ठीक है, तो जब b का मान आपका 3 है तो तब r के संभावित मान क्या हो सकते हैं भाई? r का मान उससे जो छोटा ही होना है, तो r के संभावित मान 0 या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि चूंकि r < b या साथ r का मान 0 से छोटा, मतलब b से छोटा है। और जब हम r का मान 0 लेते हैं तो क्या आएगा? हमारा वो धन पूर्णांक यानी हमने जो a लिया था वो क्या होगा? 3q + 0। ठीक है, जहाँ पर r का मान 0 है, तो जब 3q + 0 तो यानी 0 को जोड़ेंगे तो भाई 3q ही आएगा। ठीक है, अब हमारा जो पूर्णांक a है वो कितना है? 3q के बराबर है। अब चूंकि दोनों आपको कहा था कि वर्ग करने पर, देखिए पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है, तो अब हम वर्ग करेंगे भाई। ठीक है, तो a बराबर 3q का वर्ग करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग, अब a का भी वर्ग करेंगे, ठीक है, और 3q का भी वर्ग करेंगे। तो अब पूरे का होल स्क्वायर करना है, तो 3 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग किया तो 9 और q का वर्ग किया तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा स्क्वायर बराबर किसके? 9q² के। अच्छा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3q² नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं तो बस ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको हर बार आपको 3 कॉमन के रूप में लेना है, यम आना चाहिए। ठीक है, यम आना मतलब यम लाने के लिए आपको 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 क्या किया? अब इस 3q² के स्थान पर आप यम ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लीजिए? इस पूरे के स्थान पर यम लीजिए। अब आपका देखिए कहीं ना कहीं 3m, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ यम बराबर किसके? 3q²। ठीक है, यानी a² बराबर किसके? 3m के। इसी प्रकार से जब r का मान क्या लिया जाए? अब r यहाँ पर 1 रख लिया जाए। ठीक है, जब 0 था तो भाई 0 लिखे थे, अब r का मान क्या लिखा जा रहा? 1, तो यानी आपका हो गया 1। तो यानी ये पूरा आपका संख्या a बराबर 3q + 1। अब भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों? क्योंकि वर्ग करके बोला है, तो भाई a का स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। देखिए पूरे का होल स्क्वायर चढ़ाना आपको, तो यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला चलेगा। अब भाई आपको सूत्र पता है, ये तो a² वाला है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ आपका 3q का स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। ठीक है, अब आपका क्या होगा? 2ab के रूप में है ना। अब आपका 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 और q का स्क्वायर करेगा तो q² + 1 का स्क्वायर यानी 1। और अब जब इनका गुणा कराओगे तीनों का तो 2 × 3 = 6 × 1 × 1 = 6q। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे सही क्रम में। ठीक है, तो 9q² + 6q + 1 करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फिर बोला कि 3 आपको हर हाल में लेना है। देखिए क्योंकि आपका 3m + 1 के रूप में दिखाना है, तो 3 हम इनमें से दोनों में से कॉमन करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि क्यों कॉमन नहीं किया गया भाई, जो कि q मिल रहा है। हाँ, तो ऐसा है, हम q को नहीं कॉमन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको केवल 3 से मतलब है, तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेते हैं और 1 को अकेला रखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? अब इस पूरे के स्थान पर आप यम ले लीजिए। ठीक है, तो यानी 3m + 1, जहाँ पर लिख दीजिए यम बराबर 3q² + 2q। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस तरह से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन में बोला था यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार घन करना यानी क्यूब करना है, 9m या 9m प्लस 1 के रूप का या 9m प्लस 8 के रूप में, यानी 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं माना वह धन पूर्णांक a है। ठीक है, तो अब चूंकि भाई हमने बताया था b का मान तुरंत यहाँ से पता चल गया, क्या होगा, b का मान 9 होगा। ठीक है, अब इसलिए r का मान क्या होगा भाई, r का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 5 6 7 8, आर का मान 8 तक हो सकता है। क्यों, क्योंकि 9 होगा नहीं, उससे बड़ा होना है नहीं है, चूँकि आर का मान लेस देन है किससे, बी से, छोटा है आर का मान होना चाहिए। तो जब हम आर का मान 0 लेते हैं तो ए यानी वो जो संख्या होगी पूर्णांक, ठीक है, ए बराबर किसके 9q प्लस 0, भाई आर का मान 0 है। तो अच्छा 0 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो भाई हमारा क्या होगा, 0 मतलब 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9q हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 9q। अब क्या करना है, इस दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है घन करिए। ठीक है, तो ए का क्यूब करेगा, फिर इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का होल क्यूब कराना है भाई, 9 का भी और क्यू का भी, तो 9 का क्यूब किया तो 729 और क्यू का क्यूब किया तो क्यू स्क्वायर। अब 729 को हम क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 81 क्यू क्यूब। क्यों हम 9 किया, क्योंकि हमको देखो यहाँ से आपका 9 चिल्ला चिल्ला के बोला कि 9 आपको हर हाल में लेना है। ठीक है, तो इस नाते हमको 9 अलग रखना है, तो 729 को हम 9 मल्टीप्लाई 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं। अब इस 81 क्यू क्यूब को आप यम लिख दीजिए। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका 9m हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए क्यूब बराबर 9m, जो आपका पहला कहता है कि भाई 9m के रूप का। अब अगर हम पेज पलटें अगले पेज पे, देखिए अब जब हम r का मान 1 लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, a बराबर 9q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का घन करने पर a बराबर किसके 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब भाई a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, तो यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के रूप का रखेंगे हम, तो यानी 9q का स्क्वायर, ऐसे से हम क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 कोष्टक में 9q प्लस 1। ठीक है, अब 9 का क्यूब करेगा और 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, इन सब का गुणा कराया तो हाँ वो 27 क्यू और कोष्टक में 9q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब फिर ये ऐसे रह गया, ये ऐसे उतार दिया गया और 27 क्यू का 9 से गुणा कराएगा 9 क्यू से। ठीक है, तो 243 क्यू स्क्वायर और 27 क्यू का 1 से गुणा करेगा 27 क्यू। ठीक है, अब 729 क्यू को ऐसा रहने लीजिए, थोड़ा सा क्रम सही कर लीजिए, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस 1 को सबसे लास्ट में। ठीक है, अब इन तीनों में से, ठीक है, आप 9 कॉमन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको हर हाल में 9 लेना होगा इसका। अब यहाँ से आपने जब 9 कॉमन किया तो इसमें इतना बचा, इसमें इतना बचा और इसमें इतना बचा प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा और इस पूरे के स्थान पर आप यम ले लीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार से 9 बराबर ए क्यूब बराबर किसके 9m प्लस 1, जहाँ पर यम बराबर 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है, अब जब r बराबर 2 लेंगे, ठीक है, तब हमारा क्या होगा भाई, ए बराबर 9q प्लस 2 होगा। भाई r का मान 2 लेना होगा, तो दोनों पक्षों का घन करने पर फिर वही बात, ए क्यूब बराबर किसके 9q प्लस 2 का होल क्यूब। तो भाई 9q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 कोष्टक में कितना 9q प्लस 2। अब हमका इसका सबका क्यूब करते चलेंगे, 2 का देखिए 9q को क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब होगा, 8 2 का क्यूब करेगा तो 8 होगा, ऐसे ऐसे इन सब का हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ऐसे इनको रहने दिया, इनको ऐसे रहने दिया, 54q का 9q से गुणा कराया तो 486 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 54q का 2 से गुणा कराया तो 108q। अब सबको सही क्रम में लिख लेते हैं, हमने ऐसा कर लिया घटते क्रम में, सबसे बड़ी घात उससे छोटा ऐसे करके लास्ट में 8 रखा। अब इन तीनों में से हम 9 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, और जब 9 कॉमन किया हमने तो देखो कितना 81 क्यूब अंदर, फिर प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q। ठीक है, और प्लस 8 अलग से रखा। तो इस पूरे 81 क्यू प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q को आप यम मान लीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या 9m प्लस 8। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो हमारा अध्याय पढ़ना है उसका
प्रश्नावली पढ़ना, उसके पहले आपको एक परिमेय है, परिमेय संख्या 1.2। अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या कहता है? अंकगणित का आधार परिमेय किसी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है, तो उसको हम उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब गुणनखंड के रूप में। जैसे 12 को आप क्या 2 दूना 4 तियां 12, ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 पे 2 घात गुणे 3। ठीक है, अब इसी का आप चाहे जिस क्रम में रखिए। अच्छा, यहाँ पर 12 क्या है? 12 भाज्य संख्या, और इसका जब गुणनखंड करोगे आप तो जो गुणनखंड में मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 2 3 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये 2 2 गुणे 2 गुणे 3 ये जो संख्याएं हैं कहीं ना कहीं 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं तो हैं भाई। 2 और 3 कैसी संख्याएं होती? अभाज्य संख्याएं। देखिए यहाँ पर 2 और 3 क्या होगी भाई? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? 2 3 5 7 11 ये सब अभाज्य संख्याएं होती है, जबकि भाज्य संख्याएं क्या? 4 6 8 10 9 12 14 ये सब भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम किसी भी अभाज्य संख्या का अगर गुणनखंड करें तो वो उनके गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं मिलनी चाहिए। ठीक है, और वो क्रम कोई भी हो, चाहे आप 12 को आप 3 गुणे 2 करो या 2 गुणे 3 गुणे 2 करो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभाज्य संख्या मिलेगी वो क्या होगा? 2 और 3 ही मिलेगी। ठीक है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। और अगर आप 12 का अभाज्य गुणनखंड और कोई निकालें तो नहीं निकल सकता। ठीक है, यानी 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। अब आप सोच रहे हो कि 3 गुणे 4, लेकिन आप बताइए 3 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 क्या अभाज्य संख्या? नहीं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है तो हम 4 को तो ले नहीं सकते। इस नाते हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वही होगा। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से इस संख्या का भी देखो हमने ऐसे करके देखा है। ठीक है, तो ये 32,760 एक भाज्य संख्या थी, जबकि इसके अभाज्य गुणनखंड जब निकले तो वो क्या निकले? 2 पे 3 घात, 3 पे 2 घात, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, जबकि आपने देखा कि ये सब 32,760 एक भाज्य संख्या, जबकि इसके गुणनखंड में प्राप्त संख्याएं 2 3 5 7 13 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इनको किसी भी क्रम में लिख सकते हो, बस यही बात थी। चलिए देखते हैं अगला।